दोस्तों, हम बात करेंगे एथिक्स के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट थिंकर के बारे में जिसको हम एथिकल थ्योरीज में पढ़ते हैं और उनका नाम है जॉन ड्यूई। उनका नाम है जॉन ड्यूई। जब हम प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं तो वहां पर हम दो थिंकर्स का नाम पढ़ते हैं, जॉन ड्यूई एंड विलियम जेम्स। विलियम जेम्स आपके रिसेंट यूपी पीसीएस एई एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बन सकता है और ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, तो दोनों ही तरीके से इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में बेसिकली कंपेयर किया गया कि किस तरीके से डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की जो फिलॉसफी थी वो काफी हद तक जॉन ड्यूई और विलियम जेम्स के प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी से रिलेटेड थी या उस पर आधारित थी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बेसिकली जॉन ड्यूई और विलियम जेम्स की जो प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी है वो है क्या। जॉन ड्यूई ने बेसिकली ये कहा था कि अभी तक जितनी भी एथिकल थ्योरीज की आप बात कर रहे हैं, इसमें चाहे आप मेटा एथिक्स की बात करिए, चाहे आप इसमें नॉर्मेटिव थ्योरी की बात करिए, और नॉर्मेटिव थ्योरी में आप किसकी किसकी बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं डिओन्टोलॉजी की, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स की, आप बात कर सकते हैं टीलियोलॉजी की, कॉन्सिक्वेंस बेस्ड एथिक्स की, आप बात कर सकते हैं वर्च्यू एथिक्स की, आप बात कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म की, कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म। तो ये जितनी भी फिलॉसफीज हैं, जितनी भी थ्योरीज हैं, इन सबको जॉन ड्यूई ने कहा कि ये सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, बट ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी आइडियल हैं और इसीलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये हमारी मदद नहीं करती। तो प्रैग्मेटिज्म, जिसका लिटरल मीनिंग होता है प्रैक्टिकल अप्रोच, जॉन ड्यूई ने यह कहा कि हमें अगर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अगर हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमारा सॉल्यूशन भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। हमें किसी आइडियल फिलॉसफी के पीछे नहीं भागना चाहिए कि हम ये करेंगे तो हमें सही रिजल्ट मिलेगा, ये करेंगे तो हम जो कर रहे हैं वो एथिकल है या नहीं है। हमें परिस्थिति के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि कोई चीज, कोई एक्शन एथिकल है या नहीं है, और उस विशेष परिस्थिति में जो सबसे प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अब वापस आते हैं इस आर्टिकल पे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना सकती है। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया कि अंबेडकर जी का जो ओवरऑल, उनका अगर हम इमेज देखें, उनका ओवरऑल कैरेक्टर देखें, तो उसको हम तीन तरीके से समझ सकते हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव मॉरल। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव मॉरल। रिफ्लेक्सिव मॉरल में कंपैरिजन किया गया है कि किस तरीके से डॉक्टर बी आर अंबेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये जॉन ड्यूई के प्रैग्मेटिज्म की फिलॉसफी से प्रभावित था। तो बेसिकली रिफ्लेक्सिव मॉरल के अंतर्गत डॉक्टर बी आर अंबेडकर का ऐसा मानना था कि जाति व्यवस्था को हम किसी भी हाल में अगर पूरी तरीके से खत्म नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बड़ी समस्या बना रहेगा, और इसीलिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर का कहना था कि हमें जाति व्यवस्था को, कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा, एनीहिलेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। इसके ठीक विपरीत सोच थी गांधी जी की। गांधी जी का कहना था कि नहीं, जाति व्यवस्था खराब नहीं है, इसका जो ओरिजिन है वो वर्ण व्यवस्था से है और इसको पूरी तरीके से खत्म करने की जरूरत नहीं है। उसका एक बड़ा रीजन भी गांधी जी ने दिया था और यह कहा था कि हमारे सामने अभी एक बड़ा दुश्मन है, अगर हम अभी से अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स में फंस गए तो हम उस बड़े दुश्मन से, उस बड़े एनिमी से नहीं लड़ पाएंगे, दैट इज ब्रिटिश एम्पायर। कहीं ना कहीं इस मामले में गांधी जी थोड़े परिपक्व ज्यादा थे, लेकिन अगर समाज की बुराइयों के हिसाब से हम देखें तो यहां पर अंबेडकर जी का भी पॉइंट बड़ा स्ट्रांग था, क्योंकि आज तक हम जाति व्यवस्था से बाहर नहीं निकल पाए हैं, उसके जो कुरीतियां हैं, उसके जो नेगेटिव्स हैं, उससे हम बाहर नहीं निकल पाए। दूसरी तरफ बात हो रही है रिकंस्ट्रक्टिव रिटोरिकल की। रिकंस्ट्रक्टिव रिटोरिकल की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें बेसिकली बात करी जा रही है कि इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें किस तरीके से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में बी आर अंबेडकर जी ने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट इंडिया का जो स्टैंड पॉइंट था, या इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया का जो स्टैंड पॉइंट था, उसको किस तरीके से रखा और उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन था बेसिकली। तो यहां से एक हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा है नवयान प्रैग्मेटिज्म। तो नवयान प्रैग्मेटिज्म में बेसिकली बात करी गई है डॉक्टर अंबेडकर के बुद्धिज्म से प्रभावित होने को लेकर, और अपने जीवन के आखिरी स्टेज में उन्होंने क्यों हिंदुइज्म छोड़ के बुद्धिज्म को अपना लिया, और महात्मा बुद्ध को किस तरीके से उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट काम करने के लिए। तो यहां पर आप जोड़कर देख सकते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म ये धीरे धीरे जब बड़े लेवल पर आए तो इन्होंने कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल ऑर्डर को, इन्होंने ब्राह्मणवाद को एक बड़े पैमाने पर चैलेंज किया इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेजेस में काम करते थे, पाली और प्राकृत लैंग्वेज में काम करते थे। दूसरा, इन्होंने जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन था, इंसान और भगवान के बीच में जो ब्राह्मण की स्टेज थी उसको हटा दिया कि आपको पूजा करनी है, आपको वर्शिप करनी है, कोई रिचुअल करनी है, तो उसके लिए ब्राह्मण के थ्रू भगवान तक जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भगवान से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिसमें बुद्धिज्म ने
स्पेशली बुद्धिज्म ने, जैनिज्म ने भी काफी हद तक ब्राह्मणिकल जो डोमिनेशन था उसको चैलेंज किया, और इसी डायमेंशन को लेते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी बुद्धिज्म को अपने जीवन के आखिरी स्टेज में अपना लिया था। तो इससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन या आपके यूपीपीसीएस एई में एक एथिक्स का क्वेश्चन बन सकता है, एक बेसिक क्वेश्चन बन सकता है जॉन डूई और विलियम जेम्स के बारे में। तो ऐसी इंपॉर्टेंट खबरों के लिए मिलेंगे किसी और सेशन में और बात करेंगे करंट अफेयर्स की। थैंक यू।